हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देख रहे हैं जो आप लोगों का एग्जाम 9 फरवरी को होने वाला है क्लास 10 यानी साइंस विषय का, उसका हम लोग आंसर की देखेंगे। ठीक है, चलिए ये ऑफिशियल वाला पेपर है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर में जेक का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रश्न देखेंगे। क्या बोल रखा है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, आप लोग देख के बताइए। तो हम क्या जानते हैं, जो अवतल दर्पण में होता है उसमें वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। 2 नंबर, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। मोटर वाहन के कौन सा दर्पण लगा होता है सामने। तो कौन सा दर्पण लगा होता है, किसका लगा होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है। 3 नंबर प्रश्न, यदि एक लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, हम क्या जानते हैं, इसका फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर होगा। आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्या है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, तो जल का। ठीक है ना। आगे देखेंगे 5 नंबर, क्या बोल रखा है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः, तो गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति होती है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगा, जब प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा। तो वस्तु का स्थिति हो जाएगा आपका F और 2F के बीच। ठीक है, आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अभिलंब की ओर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका अर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि हमारे नेत्र में लेंस होता है। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, ये लगा होता है आपका अवतल और उत्तल दोनों यानी द्विफोकसीय लेंस। ठीक है, मुख्यतः रूप से उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, आप लोग आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न क्या कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो कौन नियंत्रित करती है, तो ये नियंत्रित करती है आपका दृष्टिपटल। ठीक है ना। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी मानक मापन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पष्ट देखने के लिए अधिकतम दूरी अनंत है। ठीक है ना, और न्यूनतम बोलता तो 25 सेंटीमीटर। आगे देखें क्या है, क्षारीय ऑक्साइड की विलयन का पीएच है। तो इसका ऑक्साइड का पीएच क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से अधिक। ठीक है ना, क्षारीय बोल दिया तो हो जाएगा 9। ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है 13 नंबर, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगा आपका भोजन में पचना। ठीक है, तो ये हो जाए आपका पचेगा तो वियोजन होगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो क्या जानते हैं, तो कैथोड पर होता है हाइड्रोजन गैस मुक्त। ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है 15 नंबर प्रश्न, समीकरण CaCO3 जब ऊष्मा लगेगा क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न क्या है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो क्या जानते हैं श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है आपका ऊष्माक्षेपी। ठीक है, आगे देखेंगे क्या 17 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा अभिक्रिया नहीं होगी। तो कौन सा अभिक्रिया नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है 18 नंबर प्रश्न, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं साबुन। ठीक है ना। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न क्या है, सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो कौन सा सदस्य है, तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है, आवर्त सारणी कि आवर्त 2 में कितने तत्व है। तो आवर्त 2 में कितने तत्व है, तो क्या हो जाएगा, आवर्त 2 में
आपका है तत्वों की संख्या 3 यानी कि 8। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है, गंधक एक है। गंधक क्या है, तो क्या जानते हैं, जो गंधक है आपका अधातु है। ठीक है, आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रखा है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं, जिसे हम सोल्डर कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रखा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे क्या है, मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है। तो वृद्धि, अच्छा, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सेरिब्रम। ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है, 25 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल सोडियम की अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। तो सोडियम से अभिक्रिया करके एथेनॉल कौन सा गैस बनाता है, ये बनाएगा आपका H2। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है, प्रश्न संख्या 26। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो आवर्तों की संख्या 7 है। ठीक है, जो अब नया वाला में कर दिया है 18। नहीं 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 नहीं, ठीक है, 7 ही है, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है। आगे देखेंगे क्या है, एड्स रोग किसके कारण होता है। तो जो एड्स रोग होता है आपका विषाणु कारण होगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, वायरस संचित रोग है। तो वायरस संचित रोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एड्स। ठीक है, अच्छा, हर्पीस भी है। ठीक है, कार्सिनोमा भी है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है ना, 28 का। आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न, क्या है, निम्न में कौन सी परजीवी है। तो परजीवी कौन है, तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो रुधिर के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ये था आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जो 30 प्रश्न का था, आप लोगों को 30 में 30 लाना है, तो आप लोग यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, और कौन कौन सा समझ नहीं आया है उसको फिर से बताइए, और कौन कौन सा गलत है ऑप्शन उसको भी देख लीजिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए आंसर की भी लेकर आ गए हैं सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव में लोगों जो पेपर है उसका आंसर लगाने के लिए इस पे पेपर का जो लोगो जैक का नहीं दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि जब जैक का लगता तो इसका खाली क्वेश्चन उसमें रहता। ठीक है, हम लोग इस पे आंसर करके लाए हैं, इसलिए उस पे लोगो नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदल लेती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, प्रश्न संख्या 32, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे क्या है, जब व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट तथा दूर की वस्तुएं धुंधली देखता है, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आगे देखें क्या है, इसे अवतल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। आगे देखेंगे क्या है, 33 नंबर प्रश्न, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभी कारकों और उत्पाद के परमाणु की संख्या समान रखने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, 34 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, देखेंगे। चलिए हम लोग आगे क्या है, जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो वह आयन H+ और ऋण आयन में टूट जाता है। ये आयन पानी में स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो डीएनए प्रकृति में प्रजनन का क्या महत्व हो जाएगा, चलिए देखते हैं। डीएनए प्रकृति में के कारण माता पिता का गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं, जिससे प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है।
पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, देखेंगे क्या है। अपमार्जक मृत जीवों को विघटित कर पोषक तत्वों को मिट्टी से मिलाते हैं, जिससे पारितंत्र संतुलित रहता है। ये रहा 37 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है, कैसे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वनों में अनेक प्रकार के पौधे, जानवर, पक्षी और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यहाँ जीवन के अलग अलग रूप एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए वन जैव को विविधता की विशिष्ट स्थल कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 38 नंबर प्रश्न। क्या है ओजोन परत के अपक्षय के कारण दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तो ओजोन परत के अपक्षय से कौन कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। ओजोन परत के नष्ट होने से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे त्वचा कैंसर, आंख की बीमारी और फसलों को नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे 39 नंबर प्रश्न। अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। तो हम लोग तो इस प्रकार से लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को इस प्रकार से डैश करके लिखना है, इधर अवतल, ठीक है, और इधर उत्तल, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। क्या है, इसका चमकदार भाग अंदर की ओर होता है। ठीक है, ये क्या किसका बात हो रहा है, अवतल दर्पण का बात हो रहा है। यह पास की वस्तु की बड़ी और सीधी छवि बना सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, दूर की वस्तु की उल्टी छवि बनता है। आगे देखेंगे क्या, उदाहरण सेविंग मिरर डॉक्टर द्वारा दांत, आंख देखने का दर्पण है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर क्या है, इसका चमकदार भाग बाहर की ओर होता है। ठीक है ना, यह हमेशा छोटा और सीधा छवि बनाता है। यह ज्यादा क्षेत्र देखता है। उदाहरण वाहन में लगा मिरर, ठीक है ना, जो फ्रंट में लगा होता है। आगे देखेंगे क्या है 40 नंबर। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय रक्तलाभ, ठीक है, यानी लाल क्यों प्रतीत होता है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य? तो इसका कारण क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की रोशनी को वायुमंडल में लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस दौरान नीली और छोटी तरंगे वाली रोशनी हवा में बिखर जाती है। आगे देखें क्या, लाल रंग की रोशनी कम बिखरता है और हमारी आंख तक कम पहुंचता है। ठीक है ना, इसलिए सूर्य लाल यानी रक्तदाब दिखाई देता है। आगे देखेंगे क्या है 41 नंबर प्रश्न। तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं ग्रह नहीं? तो कारण देना है, इसका देखेंगे हम लोग। कारण क्या है, तारे बहुत दूर होते हैं, इसलिए अनेक प्रकाश में वायुमंडल के कारण बदलाव होता है और वे टिमटिमाते हैं। ग्रह के पास अपना क्या बोल रहा है, टिमटिमाते हैं, ग्रह के पास होते हैं, इसलिए उसका प्रकाश स्थिर दिखाई देते हैं। ठीक है, हमको लगता है ऊपर वाला प्रश्न थोड़ा अधूरा रह गया था। 42 नंबर देखेंगे क्या है, व्यंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, इसके दो उपयोग लिखिए। ठीक है, ये 3 नंबर का प्रश्न, ये तो आप लोग सभी कोई जान रहे हैं। क्या है, व्यंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके किया जाता है। इस प्रक्रिया में चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है, पानी पीने के पानी को कीटाणु रहित यानी शुद्ध करने में, कपड़े, कागज, सूती वस्त्र को सफेद करने में। ठीक है, आगे देखेंगे 43 नंबर प्रश्न। क्या है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबर को साफ क्यों किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम रिबर की सतह पर हवा के संपर्क से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। यह परत जलने में बाधा डालती है, इसलिए रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह आसानी से जल सके और सही तरीके से अभिक्रिया हो सके। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या 44 नंबर प्रश्न। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर। ठीक है, बहुत ही शानदार और फेवरेट प्रश्न है। क्या है, निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति के पास की वस्तुएं साफ साफ देख सकता है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु साफ देख सकता है, लेकिन पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस तथा दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।
ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है 45वां प्रश्न, सोडियम हाइड्रोकार्बन कार्बेट अच्छा कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट को गर्म करने पर यह टूटकर सोडियम कार्बोनेट यानी पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इस अभिक्रिया में गैस निकलती है, ठीक है, और ठोस पदार्थ बनता है। आगे देखेंगे क्या है अभिक्रिया का समीकरण 2NaHCO3 Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। आगे देखें क्या है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में किस युक्ति द्वारा परिणत किया जाता है? क्या है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह एक धारावाही तार पर कार्य करने चुंबकीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे 47वां प्रश्न, क्या बोल रखा है कि किसी घास के मैदान की आहार श्रृंखला को प्रवाह चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहले घास आएगा, हिरन आएगा, शेर आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बाज जो है पहले टिंडा, मेढक, सांप, बाज। पहले घास को टिंडा खाता है, टिंडा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे 48वें प्रश्न, क्या बोल रखा है कि समजात अंग की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ये विकास के समर्थन में किस प्रकार प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी आंतरिक संरचना समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है मनुष्य का हाथ, पक्षी का पंख और वेल का फ्लिपर। ये अंग यह प्रमाण देता है कि विभिन्न जीवों की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है जिससे विकास सिद्ध होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे 49 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि संवित वन प्रतिबंध पर टिप्पणी लिखिए, उत्तर दीजिए। क्या है संवित वन प्रबंधन का उद्देश्य वनों को संरक्षण करते हुए उसका सतत उपयोग करना है। इसे पर्यावरण संरक्षण, अस्थायी लोगों को भागीदारी, जैव विविधता की रक्षा तथा वनों के संसाधनों का संतुलित उपयोग शामिल होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। क्या है समजाति श्रेणी? वह समूह होता है जिसमें अलग अलग पदार्थ होते हैं लेकिन उनकी रासायनिक संरचना मिलती जुलती होती है, ठीक है। उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और हर अलग सदस्य में CH2 का अंतर होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है अल्केन की समजाति श्रेणी क्या है, ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इन सभी गुणों समान होते हैं इसलिए ये समजाति श्रेणी कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे 51 नंबर प्रश्न, क्या है ये भी बहुत ही पसंदीदा सवाल में से एक आता है। क्या है श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में संयुक्त है। दर्शाइए कि उसका समतुल्य प्रतिरोध R1, R2, R3 है। जब प्रतिरोधकों को एक के बाद एक इस तरह जोड़ा जाता है कि विद्युत धारा सभी में समान रूप से बहे तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है ना। क्या है श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है, इसलिए यदि 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध तीनों आपस में जुड़ जाते हैं R1, R2, R3, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है 52 नंबर प्रश्न, ओम का नियम लिखिए और उसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। क्या है ओम का नियम? यदि किसी चालक का तापमान समान रखा जाए तो उसके प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस पर लगाया गया विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है, यानी कि V बराबर IR। आगे देखेंगे क्या है प्रायोगिक सत्यापन। एक परिपथ में बैटरी, कुंजी, अमीटर एक चालक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा चालक की सिरों पर वोल्टमीटर लगाया जाता है।
और विभवांतर को सीधे बदले जाते हैं और हर बार धारा का मान नोट करते हैं। ठीक है, क्या है, देखा जाता है कि विभवांतर बढ़ने पर धारा भी उसी अनुपात में बढ़ती है। इससे सिद्ध होता है कि V बटे I का मान स्थिर रहता है, अतः ओम का नियम सत्य है। ठीक है, ये था आप लोगों के लिए 52, ठीक है, 52 जो ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा आया गया ये प्रश्न था। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, आप लोग जरूर देखें। ठीक है, और आप लोगों को कहाँ समझ नहीं आया, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, और यदि आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर लीक का पेपर चाहिए तो आप लोग इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।